नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी टीजीटी एसएस के लिए जो सीरीज चली हुई थी उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट जो हमने किया था वो पार्लियामेंट को किया था, कुछ जो पोर्शन है वो पार्लियामेंट का रह गया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, कितने सेशंस होते हैं? जो हमारी जो संसद है वो कितनी बार मिलती है एक साल में? 3 बार मिलती है। कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट सेशन, मॉनसून और विंटर, 3 सेशंस होते हैं। बजट कब आता है? फरवरी में आता है। मॉनसून जो जुलाई में आता है और विंटर जो नवंबर दिसंबर में आता है। ये 3 सेशन है। एक अलग सीटिंग भी होती है जिसको ज्वाइंट सीटिंग बोला जाता है, जो एस्टेट के एग्जाम में आई थी 2020 के, कि ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल में है। ज्वाइंट सीटिंग का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 108 है। ये पूरा 3 सेशंस के बारे में मैंने बताया है। पर्पस क्या होता है पहले वो बता देते हैं हम। जो बजट का जो सेशन होता है उसमें सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है कि हमारा जो इस वर्ष में क्या खर्च होगा, क्या हम रेवेन्यू लेंगे लोगों से, क्या टैक्स रहेगा, उस पूरे प्रोसेस में ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। अगला जो मॉनसून सेशन है वहां कोई लॉ वगैरह पास करने के लिए मेनली माने जाते हैं, और ऐसा ही जो है जो विंटर है वहां भी कानून जो दूसरे जो रिक्वायरमेंट होती है समय के हिसाब से उनको पास के लिए है। जो मेन जो सेशन है, जो बजट सेशन है, वो रेवेन्यू के लिए या फिर टैक्सेस के लिए वो माना जाता है। अगला है, अब सेशन तो हमने बता दिए। अब लोगों को जो एमपीज है उनको बुलाना भी है। किस किस प्रकार उनको बुलाया जाता है वो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला समनिंग ऑफ सेशन, यानी बुलाना है। जो एमपीज है उनको बुलाना है। उनको कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं कि सम्मन कौन करता है पार्लियामेंट सेशंस में? पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है। अगला ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन होती है? जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितना होता है? कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। आप देख दो, नो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ ईच सेशन, कोई ड्यूरेशन नहीं है। वो फरवरी से लेकर जून तक भी जा सकता है और फरवरी से लेके अप्रैल तक भी खत्म हो सकता है। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। ऐसे ही टाइम बाउंड मैनर्स होती हैं। अगला एडजॉर्नमेंट्स, यानी जो सेशन चल रहा है उसको स्थगित करना। उसको मतलब ये करना कि भाई आज से ये सेशन पूरा खत्म हो गया है, उसको एडजॉर्नमेंट बोला जाता है। और लास्ट में डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि लोकसभा खत्म हो गई है और अगली नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होना है। ये कौन करता है? डिसोल्यूशन कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट को कौन बोलता है? प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं। ये पूरा सेशंस का प्रोसीजर था जो पार्लियामेंट में होता है। अगला है, 2 फंड्स होते हैं, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। एक तीसरा फंड होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट में होता है जब कोई आपदा आ जाती है देश में, उस फंड को वहां यूज किया जाता है। उसको कौन यूज करता है? उस फंड को प्रेसिडेंट जी यूज करते हैं। आर्टिकल 267 होता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जो पूरा अमाउंट है इंडिया का आना, मतलब रेवेन्यू आना और वहां से जाना, यहां पूरा जो रेवेन्यू इंडिया का है वो यहां आता है। और ये कैसे, यहां से जो अगर मान लो यहां से रेवेन्यू निकालना है, यहां से पैसे निकालने हैं, तो पार्लियामेंट में उसका बिल पास होगा जिसको मनी बिल या फाइनेंस बिल बोला जाता है। पूरा एज ए प्रोसीजर होगा, उस बेसिस पर ये यहां से जो अमाउंट है वो निकल सकती है। ये नहीं है कि कोई भी अमाउंट निकाली जा सकती है। सिर्फ जो सैलरीज होती हैं लोगों की, जो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं, पेंशन्स हैं, उनकी सैलरी हर मंथ यहां से निकलती है। अदरवाइज अगर कोई डेवलपमेंट का कोई काम करना है तो यहां सबसे पहले वो पार्लियामेंट में सदन में पास होगा, उसके बाद उसके लिए जो अमाउंट है वो अलॉट होती है। अगला है, अब जो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने एक जो संविधान बनाया उसमें एक आर्टिकल ऐड किया संशोधन के लिए, आर्टिकल नंबर 368। उनका मानना था जो हमने जो संविधान बनाया है वो आज के दिन के, आज के युग के हिसाब से तो बहुत आगे है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जाएगा,
तो जो ये संविधान है इसमें रिक्वायरमेंट आएगी, तो उस बेसिस पर आर्टिकल 368 ऐड किया गया। और वो जो आर्टिकल है वो यही बताता है कि किस किस प्रकार से जो संविधान में संशोधन होगा, वो पूरा प्रोसेस वहां बताता है। जो प्रोसेस है, सबसे पहले बिल आएगा, कहां आएगा, कौन से भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। और अब देखो, अप्रूवल रिक्वायर अप्रूवल बाय मेजोरिटी इन द बोथ हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर वो पास होगा 2 या 3, अगर वो मेजोरिटीज भी होती हैं, 3 प्रकार की मेजोरिटी होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की रेटिफिकेशन, यानी स्टेट की भी जरूरत होती है कुछ जो लॉज होते हैं पास करने के लिए। यानी जो संविधान में संशोधन करना है तो कुछ बार जो स्टेट्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे जीएसटी जब पास हुआ था तो जो 50% स्टेट की रिक्वायरमेंट रहती है कि जैसे 28 स्टेट हैं तो जो 14 स्टेट है, 14 स्टेट की भी से कहेगी, अप्रूवल कहेगी कि ये जीएसटी है वो देश में आना चाहिए, जीएसटी का कानून आना चाहिए। तो ऐसे ही 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन एमपीज है +1, ये सिंपल मेजोरिटी है। 2/3 मेजोरिटी, इस मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। और एक इसका तीसरा रूप है जो मैंने आपको बताया, 2/3 प्लस 50% ऑफ स्टेट अप्रूवल। ये 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी मैंने आपको बताया है। अगर उस जो लॉ है, जो बिल है, जो आया है तो राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका है, उसको स्टेट प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है। ये पूरा प्रोसीजर था। अब 2 जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। 42 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। इस जो ये 42 अमेंडमेंट है इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, क्योंकि यहां बहुत सारे चेंज हुए थे। जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी यहां बहुत सारे चेंज हुए। जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी 3 वर्ड को ऐड किया गया। वो वर्ड कौन कौन से थे? सोशलिस्ट था, सेक्युलर था और इंटीग्रिटी था। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज वही है जो पार्ट 4A में ऐड हुई थी। और 8% 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में आया था, वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज यहां ऐड की गई थी। ठीक है, मेड सिग्निफिकेंट चेंज फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहेगा। ये पूरा जो 42वां संविधान संशोधन आया था, कुछ और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जैसे 44 में कुछ इसमें जो चेंज हुए थे वो यहां जाकर बदल दिए थे। और यहां का जो इंपॉर्टेंट जो वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 300A में ऐड की गई थी। अब वो पूछ लेता है, टीजीटी में 2022 में क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात कि जुडिशियल रिव्यू आपके लिए क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू कब आया और कौन से अमेंडमेंट में इंक्लूड हुआ। ठीक है, और एक संविधान संशोधन 73 और 74, ये पंचायत के लिए था 73, ये म्युनिसिपैलिटीज के जो अर्बन एरियाज में जो लोकल पॉपुलेशन, लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको सरपंच और म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है, वो 73 में सरपंच से आए थे और 74 में आया था जो म्युनिसिपैलिटीज होती है शहरों में। अब 86 है, 86 में आया था राइट टू एजुकेशन, जो आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को ऐड करता है। अब एक 97 अमेंडमेंट है, 97वां संविधान संशोधन, वो आपको याद करना है। वो क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो लोकल लेवल पर जो लोग कुछ लोग मिलकर जो बनाते हैं, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है। और उसको संविधान का दर्जा 97वें संविधान संशोधन में दिया था। और एक
101 संविधान संशोधन जीएसटी के लिए माना जाता है। जीएसटी का है 102 102 बैकवर्ड क्लासेस, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए आया था, और 103 ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इनके लिए आया था। ये जो इंपॉर्टेंट जो नए थे मैंने आपको बताए हैं।